हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, फिट होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 का बिजनेस सर्विसेज का आगे का पार्ट। आई होप आपने लास्ट वीडियो जो है वो देख ली होगी, और अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं एनी टाइम। और अगर मेरे सेशंस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। ओके बच्चों, तो आइए आज हम स्टार्ट करेंगे कमर्शियल बैंक्स के जो फंक्शंस हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। बैंक्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, बैंक्स कितने टाइप्स के होते हैं, और इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग और इंश्योरेंस के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी बच्चों, तो बच्चों फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो बच्चों बहुत सिंपल फंक्शंस हैं बैंक्स के। आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ या अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ कभी डिस्कस करते होंगे, या आपके स्कूल में भी आजकल तो स्कूल्स में भी जो फीस वगैरह है वो चेक से ही जाती है या ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह होती हैं। तो आप इन सब चीज़ों से जो बैंक के फंक्शंस हैं बहुत अच्छे से आप उनकी नॉलेज जो होगी, लेकिन आप थियोरेटिकल नॉलेज जो है आज आप इसमें गेन कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन जिसमें हम फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स करते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस बच्चों क्या होते हैं? सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है बच्चों, तो डिपॉजिट्स क्या होता है? बच्चों क्या होता है कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा सेविंग्स होती हैं, आपके पेरेंट्स ने भी कुछ सेविंग्स जो है वो की होंगी, कुछ एक्स्ट्रा मनी जो है वो होती है, तो वो मनी जो है वो बैंक्स में हम डिपॉजिट करा देते हैं। ठीक है, तो बैंक क्या करता है? बोरो करता है उस मनी को, ठीक है, बदले में हमें क्या देता है? इंटरेस्ट पे करता है। ओके बच्चों, तो और इसके बाद क्या होता है? ऐसा तो है नहीं कि वो सारे पैसों को ले लेके अपने लॉकर में बंद करके रखता है, ऐसा तो नहीं होता। वो क्या करता है? हमसे पैसे लेकर, डिपॉजिट्स जो है वो लेकर क्या करता है? मनी जो है वो लेंड भी कर देता है। तो वो क्या होता है? लेंडर ऑफ मनी भी होता है। तो बैंक जो है वो दोनों फंक्शंस परफॉर्म करता है, दोनों ही, जैसे बोरोअर भी होता है और वो लेंडर भी होता है। ओके, तो एज अ लेंडर उसे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स ने हाउस लोन लिया होगा, होम लोन लिया होगा, या कोई भी तरीके का लोन लिया होगा, तो उसमें वो लोग इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे करते होंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बैंक जो है वो क्या करेगा? डिपॉजिट्स जो है वो लेगा भी, और एज अ लेंडर ऑफ फंड्स भी एक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट इसमें बच्चों आता है कि जो भी हमारे बैंक्स हैं उसमें कौन से अकाउंट्स होते हैं बच्चों। तो कौन से होते हैं? एक करेंट अकाउंट होता है। ठीक है, क्या होता है करेंट अकाउंट में? बेसिकली डे टू डे ट्रांजेक्शन जो बिजनेस होते हैं उसमें बिजनेस ओनर्स जो हैं जनरली करेंट अकाउंट ओपन करवाते हैं, और इसमें क्या होता है? कोई लिमिट नहीं होती। नॉर्मली क्या होता है कि काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स जो हैं इसमें होती रहती हैं। प्लस इसमें एक क्या होता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है बच्चों। तो यहाँ पे आज आगे आप पढ़ोगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो क्या होती है कि मान लो आज आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं है, लेकिन आपने एक चेक काट दिया है, तो उसमें क्या होगा कि जो चेक में जितनी पेमेंट लिखी हुई है कुछ लिमिट होती है उसमें, उतनी लिमिट तक जो बैंक है वो आपका पेमेंट जो है वो क्लियर कर देता है। तो आप कुछ टाइम बाद उसमें फिर वो डिपॉजिट करा देते हो। तो ये क्रेडिट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जिसे हम बोलते हैं, वो करंट अकाउंट में स्पेशली दी जाती है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट जो है वो लोगों को एनकरेज करने के लिए कि सेविंग्स करनी चाहिए, इसलिए ये इसलिए इसको ओपन किया जाता है। तो आपके घर में ज़रूर आपके जो पेरेंट्स होंगे, आपकी मम्मी होंगी, उनका सेविंग अकाउंट रहा होगा, और उसमें वो हर महीने कुछ ना कुछ पैसे जो है वो जोड़ के डालती रहती होंगी, और वो भी आपके नाम के कि ये मेरे बच्चे के लिए, ठीक है ना, आपकी पढ़ाई के लिए, आगे कुछ भी जो हो लाइफ में, तो उसके लिए सेविंग्स जो है हमारी होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो सेविंग अकाउंट में सेविंग के लिए पैसे जो हैं वो डाल दिए जाते हैं, और कुछ इंटरेस्ट जो है इसमें फिर बैंक हमें देता है। और वो इंटरेस्ट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि डिसाइडेड बाय आरबीआई ही होता है। तो हमने आरबीआई के बारे में लास्ट सेशन में पढ़ा था कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे सारे कमर्शियल बैंक्स का बैंक होता है, तो वही ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड बाय आरबीआई।
उसके बाद हम आते हैं बच्चों फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट्स क्या होते हैं, आपने ज़रूर सुना होगा अपने घर में कि एफडी जो है वो क्या होती है बच्चों, एक फिक्स टेन्योर के लिए कुछ फिक्स अमाउंट होता है, उसको हम लोग जो है फिक्स करा देते हैं। ठीक है, तो फिक्स कैसे करा देते हैं, जैसे 1 ईयर के लिए सपोज करो 10,000 रुपीज़ मैंने फिक्स करा दिया। ओके, तो उसमें क्या होता है कि आप उसको उस टाइम पीरियड से पहले नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं तो आप निकाल लेते हो, बट उसमें फिर क्या होता है कि कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बैंक फॉरफिट कर लेता है। नॉर्मली जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जिस टेन्योर के लिए इसको डिपॉजिट कराते हैं उस टर्म तक उसको नहीं निकालते। ओके बच्चों, तो दिस इज व्हाट फिक्स डिपॉजिट्स। ओके, नेक्स्ट बच्चों इसमें फंक्शन जो है ये हमारा आ गया फर्स्ट फंक्शन में एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स में। उसके बाद फंक्शन है हमारा लेंडिंग ऑफ फंड्स बच्चों। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि डिपॉजिट्स जो हैं वो जब बैंक अपने डिपॉजिट्स जो है वो इकट्ठे कर लेता है, डिपॉजिट्स आते हैं उसके पास, तो उस पैसे को वो क्या करता है आगे लेंड भी करता है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि प्रोवाइड करता है लोन्स एंड एडवांसेस टू इट्स कस्टमर्स। ओके, फिर हमारी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं बच्चों उनको ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ये भी कुछ समय के लिए होती है, कुछ लिमिट में होती है। ओके, फिर उसके बाद बच्चों आते हैं कैश क्रेडिट। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह जैसे हो गए, कैश क्रेडिट हो गया, या मतलब क्रेडिट पर कुछ टाइम पीरियड के लिए वो क्या करते हैं, बैंक जो है वो लोन दे देता है। ओके, उसके बाद बच्चों डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स। बच्चों ये जो ट्रेड बिल्स हैं ये आपने बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल जरूर पढ़ा होगा अकाउंटिंग टर्म्स में, राइट। तो आगे आप इसकी अकाउंट्स में वो भी करोगे, अकाउंटिंग भी करोगे। बाकी बिल्स क्या होते हैं बच्चों, जब हम खरीदते हैं कोई सामान, जो कस्टमर्स होते हैं और जो डेटर्स होते हैं बेसिकली, तो उसके बदले में वो बिल्स रिसीवेबल जो है वो बना देते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल जो क्या होते हैं कि बेसिकली ये अगर अकाउंट में आप जाते हो, बैंक में आप जाते हो, तो आपके अकाउंट में वो डिस्काउंट करके टाइम से पहले, क्योंकि बिल जो होता है वो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी हमें उसका अमाउंट मिलना होता है, लेकिन बैंक क्या करता है टाइम से पहले उसको डिस्काउंट करा देता है। ऑलराइट, उसके बाद हम आते हैं टर्म लोन्स बच्चों। तो टर्म लोन्स भी बहुत सिंपल है कि कुछ टर्म के लिए कुछ टेन्योर के लिए बैंक जो है वो आपको लोन दे देता है, से होम लोन या कुछ भी इस तरीके से कंस्ट्रक्शन लोन, आपको जो है वो एजुकेशनल लोन्स आपके बैंक में ये फैसिलिटीज़ जो हैं आप बहुत अच्छे से इस टर्म से नॉलेज आपको होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों चेक फैसिलिटी। ये भी आपको पता होगा, चेक आपने 9th में पढ़ा होगा कि चेक क्या होता है। चेक अ पीस ऑफ पेपर, जिसमें क्या होता है एक ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बैंक को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जो ये पर्टिकुलर नेम लिखा हुआ है, इस नेम होल्डर को इसके अकाउंट होल्डर से इतने पैसे जो है वो दे दिए जाएं। ओके, तो ये क्या होता है हमारा क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट चेक फैसिलिटी। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स के चेक होते हैं बच्चों, बियरर चेक होता है और क्रॉस्ड चेक होता है बच्चों। तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो क्या करते होंगे, चेक पे ऐसे 2 लाइंस जो है ऊपर डाल देते होंगे और उसमें लिखा होता होगा अकाउंट पे, राइट। तो उसमें क्या होता है बच्चों, वो कौन सा चेक होता है, क्रॉस चेक होता है और बियरर चेक होता है। ठीक है, तो बियरर चेक जो होता है बच्चों वो क्या होता है, एनकैशेबल इमीडिएटली। वो क्या होता है, आप बैंक में काउंटर पे जाते हो, जैसे आपने खुद के अकाउंट से पैसे निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, जाओगे और सेल्फ का चेक भर दोगे और काउंटर पे जाके आप पैसे जो है वो विड्रॉ कर लोगे। और क्रॉस चेक क्या होता है बच्चों, जिसमें आपने ये ऐसे 2 लाइंस डली होंगी, आप उसमें नेम लिखोगे तो उसके अकाउंट में जाके वो डिपॉजिट पैसे हो जाएंगे। सपोज करो मैंने यहाँ तो किसी के लिए 10,000 रुपीज़ का चेक जो है वो भरा है, उसका नेम लिखा है और ये ऐसे लाइंस डाल दिए, तो उसके अकाउंट में वो 10,000 रुपीज़ आफ्टर 1 डे और 2 डे चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चों रेमिटेंस ऑफ फंड्स। बहुत सिंपल है कि फंड्स का ट्रांसफ़र जो है वो बैंक करती है। ठीक है, सपोज आज आपने मुझे कोई पेमेंट करनी है, तो आप कहीं दूर बैठे हो, आप मुंबई में बैठे हो, मैं दिल्ली में बैठी हूँ, तो मुंबई से ही आप बैठे बैठे ट्रांसफ़र कर सकते हो पैसे। ओके, तो फंड्स ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बैंक फैसिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल फंक्शन जो है वो ये आ जाता है। ओके, तो इसमें कैसे कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है बच्चों, आजकल तो ई बैंकिंग भी आगे हम पढ़ने वाले हैं, ई बैंकिंग से बहुत इजीली हो जाता है, राइट। लेकिन वैसे पहले क्या होता था, अभी भी होता है ये, कि बैंक ड्राफ्ट होता है या फिर पे ऑर्डर या फिर मेल ट्रांसफ़र जो है वो हो जाती है। ओके बच्चों,
नेक्स्ट हम आते हैं कि बाकी अलाइड सर्विसेज भी बैंक जो है वो प्रोवाइड कराता है, जैसे आपकी बिल की पेमेंट कर देता है, लॉकर फैसिलिटी। आपके पेरेंट्स से आपने ज़रूर सुना होगा कि आपके जो घर के वैल्यूएबल्स होंगे वो उन्होंने ज़रूर लॉकर में रखवाए हुए होंगे। ओके, तो इसमें भी कुछ चार्जेस होते हैं, ईयरली एनुअली चार्जेस लेते हैं वो लोग, और आपको एक लॉकर फैसिलिटी देते हैं, आपको उसकी की दे देते हैं और क्या करते हैं, आप अपने वैल्यूएबल्स उसमें जाकर रख सकते हो। तो आपका जो घर में अगर वैल्यूएबल्स रखोगे तो आपके थेफ्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उससे आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है। ओके, उसके बाद बच्चों आते हैं अंडर राइटिंग फैसिलिटीज़। तो बच्चों क्या होता है, कुछ कंपनीज जो होती हैं, आप बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने शेयर्स जो हैं वो डायरेक्टली पब्लिक को नहीं देती, तो वो अंडर राइटर्स को देती है। तो यहाँ पे जो अंडर राइटर्स हैं, तो उनको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है वो भी कुछ बैंक्स जो हैं वो कराते हैं। उसके बाद बच्चों जो आजकल डीमैट अकाउंट है वो भी बैंक से ही रिलेटेड होता है आपके, तो आपके शेयर्स और जो डिबेंचर्स हैं उनकी बाइंग और सेलिंग में भी आपकी हेल्प करता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम आते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। आपके पेरेंट्स ने जरूर इंश्योरेंस जैसे करवाई होगी, तो क्या होगा कि आपके पेरेंट्स क्या करते होंगे, बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे देते होंगे कि एवरी 3 मंथ्स में मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम इतना जाता है, तो आप उसको करवा दीजिए, बैंक से उसकी पेमेंट जो है वो डायरेक्ट करवा दीजिए। तो ये कुछ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज जो हैं वो भी बैंक प्रोवाइड कराता है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम या कलेक्शन ऑफ डिविडेंड ऑन योर शेयर्स। ओके, तो शेयर्स पर डिविडेंड मिलता है एवरी 3 मंथ्स में या 6 मंथ्स में, तो वो जो डिविडेंड है या फिर ईयरली बेसिस पे, तो वो डिविडेंड कलेक्शन जो है वो आपके डायरेक्ट बैंक में आ जाती है। ओके बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। और ये हैं आपके फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। आगे हम करते हैं ई बैंकिंग के बारे में, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हाँ जी बच्चों, तो ई बैंकिंग बच्चों क्या होता है, ई बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो ये बैंकिंग कैसी होती है, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बच्चों आपको पता ही है, आपका पर्सनल कंप्यूटर या आपका लैपटॉप, आपके मोबाइल फ़ोन्स। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो ई बैंकिंग आजकल बहुत ही ज़्यादा, ये जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आजकल सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो क्या है, इंटरनेट बैंकिंग ही है। तो इसको कहा गया है कि इट इज़ द लेटेस्ट वेव इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर में इट इज़ द लेटेस्ट वेव। ओके, तो इंटरनेट बैंकिंग, तो इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग करता क्या है, बेसिकली इसके पास एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस वेब एनेबल्ड सिस्टम होता है, जो कि आपकी सारी ब्रांचेस से कनेक्टेड होता है, सारे बैंक से इंटरकनेक्टेड होता है। ओके बच्चों, तो इसमें इसके फ़ायदे क्या हैं, तो सबसे पहले एक तो ये क्या करता है, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको कम कर देता है, लोअर कर देता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव है ये बहुत ज़्यादा। ओके, तो इसमें क्या होता है, बैंकिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दैट इज यूजिंग पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स। ओके, तो इसमें बहुत सारी आपकी बच्चों जो कुछ ये है आपके जैसे फुल फॉर्म्स हैं, ये आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये फुल फॉर्म्स का ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो ATM बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता होगा, कैश विड्रॉल के लिए ATM एक बहुत ही अच्छा 24/7 सर्विस है आपके लिए। आपको जब भी इमरजेंसी हो, आपको जब भी पैसे निकालने हो, आपको बैंक नहीं भागना पड़ता, आप सिंपली किसी भी ATM पर जाकर आप क्या कर सकते हो, आपका कैश जो है अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो ये क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चों, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। ओके, तो ATM जो है वो आपको 24/7 फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। ओके, उसके बाद बच्चों आते हैं पॉइंट ऑफ सेल। जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो तो आजकल आप कार्ड जरूर लेकर जाते होगे, तो ये POS, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सेल, जब भी आपकी सेल हो रही है उसमें आप एट द टाइम ऑफ सेल फटाफट से आप पेमेंट कर सकते हो। ओके, ऐसे ही आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज EDI। ओके, इसमें भी ऐसे ही है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, अमेजॉन से शॉपिंग कर सकते हो। ओके, उसके बाद बच्चों आते हैं क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कैश। क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो अपनी, और क्रेडिट कार्ड तो आपको फैसिलिटीज़ भी देते हैं। आप जो पेमेंट है 1 मंथ के बाद बैंक को पे करते हो, आपको वो उधार पे क्रेडिट पर आपको पेमेंट कर देता है। आपको कोई इमरजेंसी है या आपने कोई सामान परचेज करना है तो आप जाके क्रेडिट कार्ड से ले सकते हो और आप उसकी पेमेंट 1 मंथ बाद कर सकते हो। और इनफैक्ट आजकल तो आपको ईजी इंस्टॉलमेंट्स भी क्रेडिट कार्ड में, ईजी इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है।
ओके। नेक्स्ट आते हैं बच्चों EFT, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये EFT, इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बेसिकली। तो ये 2 टाइप्स का होता है बच्चों, NEFT ओके, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एंड RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके बच्चों, तो ये क्या होता है NEFT और RTGS, इसमें बेसिकली क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉनिकली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड्स जो है, मनी जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, तो आप एक क्लिक पे यहाँ पे बैठे बैठे आप ऐप यूज करोगे या आप अपना ऑनलाइन नेट बैंकिंग यूज करोगे, नेटवर्क यूज करके आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो पेमेंट। ओके, तो इसमें बस कुछ लिमिट्स होती हैं कि NEFT जो RTGS है बेसिकली उसके लिए 2 लाख की पेमेंट जो है आप कर सकते हो और NEFT में ज़्यादा कर सकते हो। ओके बच्चों, तो ये आपका E-बैंकिंग, और E-बैंकिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, इवन बैंक्स को भी कुछ बेनिफिट्स हैं और हमें भी हैं, कस्टमर्स को भी हैं। तो ये हम कर लेंगे, बहुत सिंपल है। E-बैंकिंग में 24/7 फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। ओके, और साथ ही साथ बैंक को क्या फैसिलिटी मिलती है कि बैंक को अपना बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं रखना पड़ता। ओके, और बहुत ज़्यादा ईजी जो है, 1 क्लिक पर ये पेमेंट्स हो जाती हैं। टाइम लिमिट नहीं है कि इतने से इतने टाइम पर आपको भागना है, तो बैंक में भी भीड़ इकट्ठी नहीं होती, क्योस नहीं होता बिल्कुल भी। और क्या होता है कि जैसे अब कोरोना टाइम आया था, कोविड था, तो हमें बाहर निकलना नहीं था, भीड़ में जाना नहीं था, तो बहुत अच्छा ये था, बेनिफिट था इसका कि E-बैंकिंग, घर बैठे बैठे आप शॉपिंग कर सकते थे और घर बैठे बैठे आप फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते थे। ओके बच्चों, तो ये आपका E-बैंकिंग। और नेक्स्ट हम लोग करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। हाँ जी बच्चों, तो इंश्योरेंस बच्चों आपने बहुत सुना होगा कि आपके मम्मी पापा ने इंश्योरेंस कराई होगी अपने लाइफ की, और आपने सुना होगा कि जैसे किसी की बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे बच्चों गुड्स की भी इंश्योरेंस हो जाती है, तो उसको हम, जैसे लॉस बाय फायर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फायर इंश्योरेंस। ओके, मराइन इंश्योरेंस, ठीक है, तो मराइन इंश्योरेंस जैसे आपने कार्गो से कुछ सामान जो है वो भेजना है, तो आपका रिस्क जो है उसमें रहता है कि कहीं वो सामान चोरी ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, तो उसमें कौन सी बच्चों, मराइन इंश्योरेंस होती है। तो ऐसे ही कुछ टाइप्स की इंश्योरेंस होती हैं बच्चों। तो इंश्योरेंस क्या होती है, देखो क्या होता है बच्चों कि आपकी जो लाइफ है बहुत अनसर्टेन है। ओके, तो लाइफ में अनसर्टेनिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो क्या होता है कि आपकी लाइफ में जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, उसके जो रिस्क हैं, उसमें जो लॉस है, उसको जो है वो कवर करती है हमारी इंश्योरेंस। ओके बच्चों, तो क्या होता है कि ये एक अग्रीमेंट होता है जिसमें जो प्रीमियम है वो पे किया जाता है स्मॉल यूनिट्स में। ओके, स्मॉल पीरियोडिक पेमेंट की जाती है, और अगर लॉस हो जाता है तो वो आपका लॉस कवर हो जाता है। ओके बच्चों, तो ये क्या होती है, जैसे पॉलिसी होल्डर होता है, ठीक है, इंश्योर्ड पर्सन होता है जिसके पास पॉलिसी होती है और जिसका रिस्क जो है वो इंश्योर्ड है, तो वो कौन हो गया, इंश्योर्ड पर्सन हो गया। और उसके पास जो अग्रीमेंट है बच्चों, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको हम बोलते हैं पॉलिसी। ठीक है, तो जैसे आपके घर में अगर बात होती होगी तो ऐसा पेरेंट्स जो है वो बोलते होंगे कि हमने पॉलिसी कराई है। ओके, तो जैसे कॉल्स भी आते हैं हमारे पास कि मैम पॉलिसी करा लीजिए, ठीक है, मैम लाइफ की पॉलिसी करा लीजिए, मैम इंश्योरेंस करा लीजिए। ओके, तो दिस इज व्हाट, पॉलिसी। तो एग्रीमेंट, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट, जो है वो क्या होती है, हमारी पॉलिसी। उसके बाद इंश्योर्ड कौन होता है, द पर्सन हुज रिस्क इज इंश्योर्ड। ओके बच्चों, नेक्स्ट आते हैं इंश्योरर। अब आप जिस कंपनी से आपका इंश्योरेंस करा रहे हैं, वो कंपनी, वो फर्म जो है जो कि आपका रिस्क ऑफ लॉस इंश्योर कर रही है, दैट कंपनी इज बच्चों इंश्योरर। ओके, फिर बच्चों मैंने बताया आपको कि स्मॉल पीरियोडिक पेमेंट आप क्या करते हो, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे या एनुअली आप क्या करते हो, पीरियोडिक पेमेंट करते होंगे आपके पेरेंट्स। तो वो स्मॉल पेमेंट्स जो हैं वो क्या होती हैं, प्रीमियम होती है बच्चों। तो क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, बहुत सारे लोगों से इंश्योरेंस करवाई होती है, तो बहुत सारे लोग इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे होते हैं, तो होता क्या है, उनके पास पूल हो जाता है, अमाउंट जो है वो कैपिटल पूल हो जाती है। तो क्या होता है, जिसका भी लॉस है उसको फिर वो कवर कर लेते हैं, जिसको भी लॉस हुआ होता है उसको वो कवर कर देते हैं। ओके, तो क्या होता है बच्चों इससे कि जो लॉस है बेसिकली वो एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी में बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजनेबल फी के एक्सचेंज में होता है, जो प्रीमियम होते हैं उसमें फी लगी होती है, उसमें फिर जो सैलरीज पे करनी है इंश्योरेंस कंपनीज को अपने वर्कर्स को, उसके लिए भी उनको पेमेंट चाहिए, तो इसलिए कुछ रीजनेबल फी जो है वो लोग लेते हैं। ओके,
तो दैट इज यहाँ पे एक ही डेफिनेशन गिवन है आपको कि द इक्विटेबल ट्रांसफर ऑफ द रिस्क ऑफ अ पोटेंशियल लॉस, जो कि होने वाला है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर इन एक्सचेंज फॉर अ रीजनेबल फी। ओके बच्चों, तो ये था आपका इंश्योरेंस, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो आपको ये की पॉइंट्स जो हैं वो लर्न रखने हैं जरूर, इससे आपका कंटेंट जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम इसके फंक्शंस के बारे में बच्चों। तो फंक्शंस क्या है इसके, बहुत सिंपल है, ये आपके जो कॉन्सेप्ट है उसी से ही फंक्शंस आते हैं। तो फंक्शंस क्या है कि आपको एक ये सर्टेनिटी प्रोवाइड करा देता है बच्चों। क्या होता है कि आप सर्टेन हो जाते हो, आप थोड़े से श्योर हो जाते हो, आप अपने आप में प्रोटेक्टेड फील करते हो। जैसे आपने अभी मैंने आपको बताया, आपने लाइफ की इंश्योरेंस करा ली तो आपको टेंशन नहीं रहती कि कभी खुदा ना खास्ता एकदम से मेरी लाइफ को कुछ हो जाए तो मेरे आगे जो फैमिली है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो इंश्योरेंस कराते होंगे, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कराते होंगे कि खुदा ना खास्ता कभी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, डेथ हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, कोई एक्सीडेंटल जैसे इंश्योरेंस होती हैं, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें क्या होता है, रिस्क जो है वो आगे आपका कवर हो जाता है, आपकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, तो ऐसे ही अगर हम गुड्स की बात करें, जैसे आपने कार्गो में कुछ शिपमेंट भेजी है, कुछ गुड्स भेजे हैं, तो आप उसमें जब इंश्योरेंस करा लेते हो, मेराइन इंश्योरेंस करा लेते हो, तो आप थोड़े सर्टेन हो जाते हो, आप प्रोटेक्टेड फील करते हो कि अगर मुझे लॉस हुआ तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी मेरा रिस्क जो है वो कवर कर देगी। ओके, तो इसमें क्या होता है बच्चों, रिस्क जो है वो शेयर हो जाता है। एक्चुअली बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोग जो प्रीमियम दे रहे होते हैं तो उनके पास बहुत सारा जो कैपिटल है वो पूल हो जाती है, तो आगे वो क्या करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन भी करते हैं बच्चों। ऐसा नहीं होता कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सारों से पैसे ले लेकर बस अपने लॉकर में रख रही है, जैसे बैंक के केस में मैंने अभी बताया था। तो वो क्या करती है, आगे मार्केट में वो पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट कर लेती है, और ऐसी इन्वेस्टमेंट करती है जहां पे वो इनकम जनरेट करती है, क्योंकि उससे भी तो अपने खर्चे निकालने हैं ना। तो क्या होता है, आपका पैसा जो है वो मार्केट में लग जाता है। तो क्या होता है, जैसे आपने म्यूचुअल फंड्स में देखा होगा कि मार्केट रिस्क होता है ना, तो वो वही चीज़ होती है। तो क्या करते हैं ये लोग, लेकिन हाँ यहाँ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस में जितना प्रीमियम आपका कवर होता है, जितना भी इंश्योरेंस आगे कवर होता है वो सारा आपको मिल जाता है लॉस। ठीक है, तो जैसे फायर इंश्योरेंस भी होती है, तो फायर इंश्योरेंस में सपोज कुछ गुड्स हैं आपके, 1 लाख के गुड्स जो हैं आपके पड़े हुए थे, ठीक है, आपकी फैक्ट्री में थे और आपने इंश्योरेंस कराई हुई थी। ठीक है, ये इसकी कॉस्ट थी बच्चों। तो होता क्या है, आपकी जो कॉस्ट है वो कवर हो जाती है, प्रॉफिट जनरली नहीं होता, वो आगे आप हायर लेवल में पढ़ोगे, बाकी कॉस्ट जो है वो आपका कवर हो जाता है। सपोज आपका 1 लाख के गुड्स थे और एकदम से आप अपने घर पे थे और आग लग गई, आपके जो फैक्ट्री है उसमें फायर अकर हो गई, तो क्या होगा, आप इंश्योरेंस कंपनी को आप सारे प्रूफ्स दोगे, तो क्या होगा, आपका जो कॉस्ट है, गुड्स की जो कॉस्ट है वो आपकी रिकवर हो जाएगी बच्चों। ओके, तो ये थे आपके फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस और मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। तो आगे हम करेंगे बच्चों कि इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा प्रिंसिपल्स के साथ, और आगे जो लाइफ इंश्योरेंस, मेराइन इंश्योरेंस, उनको हम डिटेल में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करो। बाय बाय।